जी, जी जी। मैं हरभजन सिंह साहब आपसे जरा ले लूं। मैं हरभजन सिंह साहब जो एचएमएस है उसके जनरल सेक्रेटरी, देश की जो सबसे बड़ी यूनियन है उसके, मैं आपसे उसके प्रमुख होने के नाते कुछ चीजें समझना चाह रहा हूं। असमानता बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब वो रोज हम देख रहे हैं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई। मजदूर आंदोलन को आप इतने दिनों से चला रहे हैं, जी। क्या ये एक देश के सामने एक भयंकर संकट और बड़ा होने जा रहा है जो असमानता का है, डिफरेंस, जो खाई बढ़ती जा रही है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी, आपने मुझे मौका दिया इस मौके पे बोलने का। ये तो जग जाहिर है और सारे टीवी के ऊपर और देश में ओपन बहस है, और सरकार बड़े ओपनली हर टीवी पे बोलती है कि हमने ड्यूरिंग पेंडेमिक 80 करोड़ को 2 टाइम का खाना दिया, मतलब 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। यूपी में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने 10 किलो कर दिया, और उसमें तेल भी दे दिया, मसाले भी दे दिए, और इस वजह से यूपी का चुनाव जीत भी गए। वो एक्चुअल तो मतलब तो यही है कि सरकार बनी रहे, परंतु जो ये इनइक्वालिटी है जो बढ़ी है, ये पेंडेमिक से पहले तो हमारे पास 100 अरबपति थे, और ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है 40 उसमें और ऐड हो गए, अब 140 अरबपति हो गए। और गरीब जो है वो 80 करोड़ को अगर 2 टाइम खाना दे रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह पर बड़े फकर से बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ को 2 टाइम का खाना दिया, तो इट मीन वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 135 करोड़ में से अगर 80 करोड़ को 2 टाइम का खाना है और उनके पास काम नहीं है, तभी तो खाना दे रहे हैं उनको। क्योंकि पेंडेमिक के अंदर मेरे हिसाब से 40 करोड़ वर्कर की जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनकी सबकी नौकरी चली गई थी। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी कि कोई मालिक उनको नौकरी से निकालेगा नहीं, और उनकी तनख्वाह जारी रहेगी, सारे बेनिफिट मिलेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, दवा दारू भी उनको लेके देंगे, उनके बुजुर्गों का ख्याल करेंगे, बच्चों का ख्याल करेंगे। परंतु देश में एक भी मालिक ने इस अपील को माना नहीं, और जो ऑर्डर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में निकाले थे कि चीफ सेक्रेटरीज को होम मिनिस्ट्री की तरफ से होम सेक्रेटरी ने कि इनकी तनख्वाहें जारी रहेंगी, उसको मालकों ने अपना एक सीनियर एडवोकेट करके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी और उसको चैलेंज कर दिया, और अंत में गवर्नमेंट को वो ऑर्डर वापस लेना पड़ गया। लेबर मिनिस्ट्री की भी एडवाइजरी थी उसमें, उसको वापस ले लिया, और ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मालिक और मजदूर का मामला है, वो आपस में इसको रिजॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन ना करे। तो आज की तारीख तक देश का जो 40 करोड़ वर्कर की नौकरी गई है, और अभी उसके जो अभी हालात हैं उनके, पिछले 2 साल में जितना हमारे देश के कामगार जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे या माइग्रेंट वर्कर थे, उनके ऊपर जितनी विपदा आई है, परंतु कुछ 1% आदमियों को छोड़ के पिछले 2 साल में जो उनकी टैक्स माफी हो गई, प्लस उनको उनके जो लोन थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत रहम कर दिया, उनका टैक्स लोन भी उनका माफ हो गया। तो जहां गरीब के बारे में बात आई है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी है हमारे देश में। इससे पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी। तो इतनी बेरोजगारी के चलते हुए आम देश का जो वर्कर है, जिसका 50 करोड़ के करीब हमारा टोटल वर्कफोर्स है, 54 करोड़ के करीब, उसमें से 93% तो इनफॉर्मल सेक्टर में है। और इनफॉर्मल सेक्टर में जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो बीमारी में उनके साथ दुर्दशा हुई, वो तो जग जाहिर है। परंतु उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है, इसमें कहीं पर भी उन वर्कफोर्स जिसको देश का निर्माण करता बोलते हैं, बड़े फकर से हमारे देश की सरकार बोलती है कि वो निर्माण करता है, उसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, उनकी क्या कीमत है, ये इसके बारे में देश के अंदर सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ चंद आदमियों की है, जिनको ड्यूरिंग पेंडेमिक 8 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पब्लिक का पैसा लगाकर वो लोएस्ट टेंडर पर गौतम अडानी को हैंडओवर कर दिए, जिसके पास 1 घंटे का उसको मैनेजमेंट का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी तरीके से वो रेलवे में भी आ गए, और बाकी पोर्ट एंड डॉक में तो सारा ट्रैफिक उनके पास डाइवर्ट हो ही गया है। बाकी वो दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर आदमी बन गए हैं। परंतु देश के आम नागरिक का जो आप इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो इतनी खाई बढ़ गई है कि उसको मुझे नहीं समझ आता कि सरकार कहीं पर उसके पास कोई एजेंडा है तो उसको कैसे ठीक करना है। ये बहुत बड़े सवाल हमारे सामने है। और अभी हमारी वित्त मंत्री ने जो एजेंडा ओपन किया है, जो हिडन एजेंडा था कि हमारे को जो देश की संपत्ति पहले बेचने की बात थी, उस पर एतराज हुआ, तो अभी कहते हैं कि नहीं, हम उसको लीज पर देंगे, और वो भी 99 ईयर्स की लीज पे देंगे। अब 99 ईयर्स की लीज पे थ्रो अवे प्राइस के ऊपर
हमारे रेलवे के अंदर उन्होंने कहा कि हम 150 गाड़ी वंदे भारत के नाम से चलाएंगे। कॉलोनी है, 600 कॉलोनियों को इम्प्रूवमेंट के नाम से बेचा जाएगा 99 ईयर्स की लीज पर। और स्टेशनों को स्टेशन डेवलपमेंट के नाम से 600 स्टेशन इन्होंने चिन्हित किए हैं, जिनको ये ग्लोबल टेंडर में उनको 99 ईयर्स के ऊपर लीज पे दे रहे हैं। सिमिलर वे में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो देश के हमारे रक्षा का सामान बनाती थी, जिन्होंने 2-2, 3-3 युद्ध उनके बनाए हुए सामान से जीते हैं, उनको इन्होंने कंपनी एक्ट में 7 कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है। सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य है कि जो पब्लिक सेक्टर में लैंड उनके पास प्राइम लैंड है, 63,000 एकड़ लैंड जो है वो डिफेंस के 41 इंडस्ट्री के पास है, उनको किस तरीके से रातों रात ये कंपनी एक्ट में उनके शेयर मार्केट में आकर और कब गौतम अडानी उसके मालिक बन जाएंगे, ये सरकार जानती होगी इसके बारे में। तो पूरे देश को चंद आदमियों के हाथों में बेच रहे हैं। इस वक्त जो हालात है, जो हमारे प्रोफेसर अरुण जी आंकड़े बता रहे थे कि जो लोन है वो मेरे ख्याल से पहले कहते थे कि भी विदेशों से छुपा हुआ धन जो ब्लैक मनी है वो वापस आ जाएगी, और हमारे को इतना कष्ट था कि हमारे देश में अरुण जी अगर समझाएं देश को तो हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। बाबा रामदेव जो है वो देश की जनता को अर्थशास्त्री बनकर अर्थशास्त्र समझाने लग गए थे, तो अभी वो भी कुछ बोलते नहीं है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आप आगे जो भी मेरे से और पूछना चाहेंगे, मैं आपको डिटेल में बारे में अपनी बात को समझने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? प्रोफेसर अरुण, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे ऑफिस के कुछ मेरे साथी, उन लोगों ने जब ये पता लगा आप आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, ये बताइए, ये जो मजदूर, इतना संगठित क्षेत्र के मजदूर, कम से कम आपके सारे मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं, जैसा आलोक जी ने भी बताया, सैलरीज वेजेस कम किए जा रहे हैं, रिट्रेंच में आपको नौकरी से निकाला, आप लोग क्यों नहीं आंदोलन? क्योंकि किसान आंदोलन तो हमने देखा, आंदोलन से सरकार डरती है, किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को 11 महीने लगा, लेकिन आप लोग के यहां से आंदोलन जैसा कोई मामला खत्म हो गया क्या? ये आंदोलन अब खत्म हो गया है हिंदुस्तान में? क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं मजदूरों को आंदोलन के उसमें ला रहे हैं? आनंद जी, ऐसा है कि आंदोलन मैं आपको गिना देता हूं कि डिफेंस के अंदर आज से पहले जब से देश आजाद हुआ है 5 दिन की कंप्लीट 98% स्ट्राइक कभी हुई नहीं, मैंने देखी नहीं। मैं 45 साल से ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूँ। पूरा कंप्लीट 2.5 लाख वर्कर जो है वो 5 दिन की हड़ताल पे गया। 5 दिन पर भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, तो उन्होंने इंडेफिनेट की डिसीजन ले लिया, अनिश्चितकालीन की। तो सरकार ने ऑर्डिनेंस लिया है कि जो ये इलीगल होगी, इलीगल में आपका रिकॉग्निशन खो जाएगा, दफ्तर सील हो जाएंगे, मदद करने वाला, स्लो डाउन, गेट मीटिंग, रैली, धरने, ये सब स्ट्राइक में काउंट होंगे, और आपको कोई भी पुलिसमैन जो है विदाउट एनी FIR कहीं भी अरेस्ट कर सकता है। वो फिर उन्होंने बाद में एक्ट बना दिया उसका। अब वो एक्ट भी 1 साल का खत्म हो गया है। कोल के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने बिडिंग शुरू की थी, पूरे कंप्लीट कोल माइन में इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई, कंप्लीट 3 दिन की रही। और हमने ड्यूरिंग ये NDA गवर्नमेंट के 10 मजदूर संगठनों ने अभी तक 6 हड़तालें कर दी हैं। लास्ट हड़ताल 2 दिन की हुई थी, जिसमें 25 करोड़ वर्कर ने हिस्सा लिया था, जो इसी साल में मार्च में हुई थी। और अभी हम 30 जनवरी को मिलने जा रहे हैं दिल्ली में 10 मजदूर संगठन, 12 है टोटल लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक, 10 हम मिलने जा रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी का लेबर विंग है वो हमारे साथ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं आएगा, BMS जो है, परंतु हम उसके अंदर डायरेक्ट एक्शन का फिर फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बैंक जो है वो सारे के सारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इंश्योरेंस का भी इन्होंने डिसीजन ले लिया, रेलवे का ऑलरेडी लिया हुआ है, पोर्ट एंड डॉक ऑलरेडी इन्होंने सारा का सारा जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया। एयरलाइंस ऑलरेडी एक थी, ऐसा कौन सा देश है, हिंदुस्तान जैसा देश, उसकी अपनी एयरलाइन ही नहीं है। जो बची खुची थी वो भी इन्होंने टाटा जी को हवाले कर दिया हो थ्रो अवे प्राइस के ऊपर। मैं तो सिर्फ जो अरुण जी ने तो आंकड़े से बताया है, जो मैं वर्कर की भाषा बता रहा हूँ। वर्कर ये पूछता है कि बाबा रामदेव जो है ये पहले योग सिखाते थे, अभी उनकी 1 लाख की बैलेंस शीट होने जा रही है, वो कौन सा बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं बाबा रामदेव? वो कैसे पैसा उनके पास यहाँ से कैसे बढ़ता चला जा रहा है? गौतम अडानी इस पेंडेमिक से पहले 76,000 करोड़ रुपए का 15 बैंकों का डिफॉल्टर था, मूल तो परे रह गया, इंटरेस्ट भी नहीं देता था। आज सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। वो कहां से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के आया हुआ है? मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन ऑफ द एशिया बन गया। तो ये चंद आदमी जो देश को सरकार की मदद से लूट रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन में
बहुत बड़ा डोनेशन देते हैं, वो सारी छूट उनके लिए कर रखी है। वर्कर जिसकी वोट से सरकार बनती है, जिसको हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है इन्होंने, वो गरीब आदमी के लिए आज तक सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा तो ये लेमैन के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी फिर दोबारा हड़ताल होगी। हड़ताल वो ऑर्डिनेंस से, क्योंकि पावर में है, आंकड़े उनके पास हैं, वो पहले ऑर्डिनेंस के जरिए हड़ताल पर बैन लगाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी से उसको एक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोर्ट भी जो है इसमें सुनवाई नहीं कर रहा। जितनी जुडिशरी है वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया तो लिहाजा हम इसको सुनेंगे नहीं। तो इस वक्त जो कामगार है देश का, उसको इस सरकार ने बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना दिया, फोर्स लेबर। जो ये कागजों में कहते हैं कि हमारे देश में फोर्स लेबर नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लिमिट ही खत्म हो गई है। जितना अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारे देश में है, आप पिछले आंकड़े उठा के देख लीजिए, 8% कहते हैं, वो तो वाइट में बोलते हैं। मेरे हिसाब से कम 20 करोड़ वर्कर जिसके पास काम नहीं है, वो सड़कों पे धक्के मार रहा है और भूखे मर रहा है। उसके बच्चों की पढ़ाई और दूसरी चीजों का इलाज का बात तो छोड़ दीजिए। और पूरे के पूरे आपने पेंडेमिक में देखा होगा, गवर्नमेंट की अप्रूवल से एजुकेशन सारी प्राइवेटाइज हो गई, आप हॉस्पिटल सारे प्राइवेटाइज हो गए। आम देश का नागरिक जो ये बोलते हैं प्रधानमंत्री 5 लाख का हमने बीमा करा दिया, वो कहाँ 5 लाख का बीमा किसको मिल रहा है जी? वो ये सिर्फ लोगों को, जो नेशनल टीवी हैं वो पीआरओ बन गए हैं सरकार के, वो सारा का सारा 24 घंटे चाइना ने ये कर दिया, वहां घुस गया अंदर, उसने मार दिया, या वो रशिया की लड़ाई को दिखाते रहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं वो आप जैसे पत्रकार जो हैं वो जरूर, हमारे को भी मौका मिल जाता नहीं, अदरवाइज हमारे पास तो कोई नेशनल जर्नलिस्ट आता ही नहीं है पूछने के लिए कि आम वर्कर के साथ क्या गुजर रही है देश के अंदर। तो ये मेरा वर्कर के लेमैन की हैसियत से आपके सामने जो बात मैं कर रहा हूँ, इसमें अगर कुछ आप पूछना चाहेंगे तो मैं और ऐड कर सकता हूँ। मैं अब ये अंतिम क्लोज कर रहे हैं, तो आपसे और आलोक जी से मेरा एक ही प्रश्न है। ये जो पीएसयूज को हम बेचते जा रहे हैं लगातार, और उसमें एक एलआईसी है जिससे हम सब लोगों को थोड़ा फर्क पड़ता है, उसका करीब 75-80 हजार करोड़ केवल अडानी जी के यहां लगा दिया गया है। और उसी पीरियड में जबकि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने वहां लगाने से मना किया अडानी जी की उन कंपनीज में, इसका एक्सपोजर हो गया है 75-80 हजार करोड़ का। तो मैं जो बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये, मैं भी पब्लिक सेक्टर के बैकग्राउंड से आ रहा हूं, अब क्या पब्लिक सेक्टर का जमाना है? पब्लिक सेक्टर बेचने के बाद फिर क्या बेचेंगे? अगर ये सरकार 2024 में फिर मोदी जी आ जाते हैं, तो आगे बेचने के लिए है कुछ आपके पास, कि सब तक बेच बाच करके अपना बेचेंगे क्या? आनंद जी, पहले तो एक आलोक जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर बात करी थी, उसका हम भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो वर्कर है, जो हमारा मेंबर है, उसको तो हम समझा देते हैं टूल डाउन करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, जहां पर वो प्लेस ऑफ वर्किंग पे है, परंतु जब वो वोट पड़ती है, घर में चला जाता है, तो वहां पर वो हिंदू मुसलमान में बढ़ जाता है। इसको अभी तक हम ट्रेड यूनियन समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को। ऐसा जबरदस्त नफरत फैला दी है कि धर्म संसद के अंदर शरणमेव जयते को चेंज करके शस्त्रमेव जयते मतलब पे आ जाओ। और ओपनली अभी प्रज्ञा का मैंने आज बयान पढ़ा है कि भाई सारे हिंदू जो हैं वो हथियार रखने शुरू कर दें घर में। जब इस तरीके से गवर्नमेंट सारा का सारा ये धंधा कर रही है, खुद गवर्नमेंट कर रही है इसको, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मेरे को कोई इस पे लाग लपेट नहीं आती है। तो उसमें वोट के टाइम पर हिंदू मुसलमान में मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअलों से बात की है, वो कहते हैं कि जी मुसलमानों को तो ठीक मोदी जी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा सारा एजेंडा फेल हो जाता है। बाकी जो आपने पीएसयू की बात की है, पीएसयू को गवर्नमेंट बड़ी साजिश के तहत फेल कर रही है। मैं बीएचईएल की एग्जांपल देता हूं, मैं उसके एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं। बीएचईएल में 300 लोकोमोटिव जो है वो झांसी जो प्लांट है हमारा वो बनाता था, रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया उनको। अब वो जी कंपनी है अमेरिका की, उसको 1000 डीजल लोकोमोटिव का ऑर्डर दे दिया और बीएचईएल का ऑर्डर आना बंद हो गया। अभी बीएचईएल के पास लॉस में जा रही है, उसके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, उसको कहीं से महारत्ना को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, परंतु जी को लोकोमोटिव 1000 बनाने का दे दिया, जबकि डीजल हमारे पास फेज आउट हो रहा है इंडिया में। हमारे को डीजल चाहिए नहीं, हमारे को इलेक्ट्रिक और बैटरी पे अभी उस पर जाना है। परंतु जब उन पर हमने इशू रेज किए तो इन्होंने चिट्ठी जरूर लिखी जी को, परंतु जी के वहां से अमेरिका से इतना दबाव आया कि ये हमारी कंपनी है, इसको आप छेड़ नहीं सकते, जो ऑर्डर दिया वो चलने दीजिए। अब डीजल लोकोमोटिव आएगा हमारे देश में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक में ले जाने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ओपनली, मतलब लेमैन भी समझ रहा है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। इन्होंने 24 का चुनाव जीतना है, चाहे राम मंदिर के उस पर जीते, चाहे कुछ आदमियों को मरवा कर काट पीट के जीत लें,
और उस वक्त हमारी कोई सुन नहीं रहा कि भाई वो जहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल आ जाता है, इतना जबरदस्त शार्पली सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है इन्होंने, जो गवर्नमेंट के तरफ से सारा का सारा ये पैटर्नाइज हो रहा है। ये एक मैंने सीधे तौर पर आपको बात बताई है जी। आनंद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बालोक जी ने भी जो बात की है, एक जनरल धारणा सी बनी हुई है कि जो पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन, वो खाली हो जाएगी, सरकार बिक जाएगी। मैं आपको ईपीएफ 95 की बात बता रहा हूँ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा फंड है 18 लाख करोड़ का, उसमें 70 लाख पेंशनर हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 8.33 पेंशन में जाता है, क्योंकि 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉयर में से 8.33 पेंशन में जाता है। और ये हम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जाते जाते उनसे जब हमने हड़ताल करी थी, तो उन्होंने 300 रुपये मिनिमम पेंशन से 1000 करके गए थे वो। अब 1000 रुपये पेंशन में जिसने पैसा कटवाया है, 40 साल नौकरी की है, 30 साल नौकरी की है, उसको 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही है। और आप 18 लाख करोड़ का बजट है, वो दे रहे हैं किसको? अनिल अंबानी को। गुजरात में 2400 करोड़ रुपए का लोन दिया, वो खुद ही फंड मैनेजर बना हुआ था अनिल अंबानी जो है। इसको जब हमारे को पता लगा तो हमने इसको उठाया, वो पैसा खा गया, गवर्नमेंट की श्योरिटी है उसके ऊपर। गुजरात की 3 कंपनियां और हैं, वो हजारों करोड़ रुपया वर्कर का खा के बैठी हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। वर्कर का अगर जिंदा रहने के लिए आज 1000 रुपए में मियाँ बीबी 60 साल के बाद क्या जिंदा रह सकते हैं? हम तो ये प्रधानमंत्री से भी पूछते हैं, सरकार से भी पूछते हैं। इसको मतलब इस तरीके से रखा जा रहा है। हमारे पास जो अरुण जी ने बताया है कि सिर्फ पहले 7% थे, अब 6% हो गए ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ओल्ड पेंशन स्कीम है, बाकी तो मेजोरिटी जो दूसरा वर्कर है ईपीएफ 95 वाला, उसको तो 1000 रुपया मिनिमम पेंशन है। और अगर जब इलेक्शन आता है, हर सरकार का पार्टी जो है सरकार बनाने वाली, वो घोषणा करती है बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपया मिलेगा। कंट्रीब्यूशन पूछो क्या है? 0 है। वो वोट लेनी है, इसलिए 3000 रुपया बिना कंट्रीब्यूशन के 3000 रुपया महीना मिलेगी। और जो 1000 रुपया ले रहा है ईपीएफ 95 का, उसको 3000 नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पेंशन स्कीम में आता है। तो वर्कर के साथ जिस तरीके का ये एक षड्यंत्र करके उसको मारा जा रहा है, ये गलतफहमी है टीवी भी फैला रहा है। क्योंकि जो नेशनल टीवी है, उनके जितने एंकर हम देखते हैं, वो जैसे थाने के अंदर एसएचओ रोल प्ले करता है या एक चौकी इंचार्ज करता है कि जरा सा कोई बोले और उसको जमीन पे बैठा के डंडे मार देते हैं। आज एंकर ये काम कर रहे हैं। वहां पर कोई सवाल अगर करने लगता है तो उसको जिस तरीके से स्नब किया जाता है, तो पूरे देश की फिजा ही बदल दी इन्होंने। तो अब ये 24 का चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि 30 जनवरी को हम दिल्ली में ही अधिवेशन कर रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन, 10 मजदूर संगठन उसमें फैसला लेंगे डायरेक्ट एक्शन का। और हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को समझाएं, हिंदू मुस्लिम में बटकर कोई मतलब नहीं है, देश बर्बाद हो रहा है, इस देश को बर्बाद होने से रोका जाए। ये मेरा कहना है।